हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये एक लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम लोग आपके जीएस पेपर 4 का एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाला सिलेबस कवर कर रहे हैं। अभी हम केवल फाउंडेशन स्टोन की बात कर रहे हैं कि ऐसी समझ हमारे अंदर डेवलप हो जाए जिससे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। और चूँकि ये सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग होता है तो इसको बिना किसी सेकंड प्रायोरिटी पे रखे इसको सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए इस पर थोड़ी और मेहनत कर लेनी चाहिए। क्योंकि आप जीएस पेपर 1, 2, 3 में कितनी भी मेहनत कर लें, जीएस पेपर 4 के जितना मार्क्स आपको कभी नहीं मिलेगा। मतलब इतने आसानी से नहीं मिलेगा, कहने का ये मतलब है। ऑब्वियसली मार्क्स तो उसमें भी मिलते हैं। तो इसके 5 लेक्चर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। हम अभी बेसिक फाउंडेशन स्टोन जैसे डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में और कुछ मोरल थिंकर्स के फ़िलॉसफी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज इसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। एथिकल फ़िलॉसफी जो भी है उनमें से कुछ और जो बचे रह गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी को, जिसको हम लोग गांधीयन एथिक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद की जो भी एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ के बारे में है उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉक्रेट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद एक फेमिनिस्ट एथिक होता है, फेमिनिस्ट एथिक कैरोल गिलमैन का है, इसको पढ़ेंगे। और कैरोल गिलमैन की जो भी ये फेमिनिस्ट एथिक्स है इसको हम लोग एथिक्स ऑफ केयर भी बोलते हैं। और बिल्कुल लास्ट में हम लोग मॉन्टेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम एक केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे। इस केस स्टडी के अंदर में हम शुरुआत कर रहे हैं और आपको कुछ अप्रोचेस बता रहे हैं किस हिसाब से केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ पैकेज मिलेगा आपको आज के लेक्चर में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि यूपी पीसीएस के लिए एक पेड ग्रुप है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड उसको ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर सकता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे और जो भी फॉर्मेट में इस बार के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपका मीडियम क्या है। नीचे कमेंट सेक्शन में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये मत लिखिएगा कि इसका हिंदी क्यों नहीं आया। हिंदी आएगा, बाद में आएगा, अभी बन रहा है। अभी पहले इंग्लिश वाला पढ़ा देता हूँ, फिर हिंदी में भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज का बहुत कुछ है सीखने को। और आज जो है ये बेसिक्स वाला जो भी चैप्टर है ये ख़त्म होगा। बेसिक्स का चैप्टर जब भी ख़त्म होगा तो इसके बाद से जो भी 7th लेक्चर आएगा वहाँ से हम लोग बिल्कुल शुरुआत से जो भी हमारा सिलेबस 1 से स्टार्टिंग होगा उसमें जो भी टॉपिक्स हमारे छूटे होंगे उनको अब हम लोग डिटेल से कवर करके सिलेबस वाइज चलेंगे। ये बेसिक आज ख़त्म हो जाएगा। तो आज का लेक्चर, आज तक का लेक्चर इवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो बिल्कुल ध्यान से इसको बने रहिए, देखते रहिए और समझने की कोशिश करिए। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। आप सब ने इनके बारे में हिस्ट्री में तो बखूबी खूब पढ़ा होगा। पूरा एक एरा चलता था महात्मा गांधी के नाम पे। और इनके द्वारा जो दी गई फ़िलॉसफी है, जो एथिक्स इन्होंने अपनाया अपने लिए और दूसरों को भी बोला इसको अपनाने के लिए, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में आपने बहुत सारे लोगों में मतलब पढ़ा भी होगा आप सब ने। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेथडोलॉजीज़ का यूज़ किया है जो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया। बहुत बार फेल भी हुए और सक्सेस भी मिली इनको। तो जहाँ जहाँ इनको सक्सेस मिलता गया उसको उन्होंने अपनी थ्योरी में डेवलप कर लिया और उन थ्योरीज़ को बार बार अप्लाई करने लगे वो। और हमेशा वो एक्सपेरिमेंट करके देखते थे कि इससे क्या आउटपुट निकलता है। अगर सबका फ़ायदा है उसमें तो वो एक्सपेरिमेंट इनका सक्सेसफुल माना जाता था इनके द्वारा और उस पर वो बिल्कुल टिक जाते थे, अड़े रहते थे। महात्मा गांधी की जो भी फ़िलॉसफी है वो हम लोग बोलते हैं कि डबल वेस्ड वेपन है, दो धारी तलवार है। क्योंकि इसमें हम केवल एक इंडिविजुअल को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं बल्कि हम पूरे सोसाइटी को साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं। साथ ही साथ इनके ये जो डबल वेस्ड वेपन है इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू मतलब दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है ट्रुथ का और दूसरा नॉन वायलेंस, जिसको हम लोग ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनके जो ट्विन कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं वो ही इनके पूरे ज़िंदगी में हर एक प्रॉब्लम का सलूशन बताते थे। और ये सबसे रिक्वेस्ट भी करते थे कि अगर इन दो चीज़ों को अपने आप में आप आत्मसात कर लेते हैं, अपने आप में धारण कर लेते हैं, तो आने वाली प्रॉब्लम से आप बिल्कुल आराम से जूझ सकते हैं। कोई भी परेशानी आपको नहीं मिलने वाली है।
और जो मिलेगी भी तो आप उसको हंसते हंसते क्लियर करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारे पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड रहेगा। आप इन सब चीज़ों को केवल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ना सही अपने रियल लाइफ से भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। इनके थॉट्स बहुत ही मल्टी डायमेंशनल थे कि ऐसा नहीं है कि केवल सोशल कॉजेज़ को ही ये एक्सप्लेन कर पाते थे। जितने भी ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उन सबको कवर करते थे ये। वो भले ही पॉलिटिकल हो, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एथिकल, कुछ भी हो, सब कुछ कवर करते थे ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म और क्रिश्चियनिटी के एथिकल प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने गीता पढ़ी थी और गीता से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो इसीलिए उससे रिलेटेड बहुत सारी इनकी थ्योरी भी है जो कि भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन गीता से इन्होंने बहुत कुछ सीखा हिंदुज़म में। ऐसे ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के भी बहुत सारे टीचिंग्स हैं, जैसे मिडिल पाथ हमेशा चलना चाहिए, ऐसी चीज़ें जो भी है। जैनिज़्म से ही इन्होंने नॉन वायलेंस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिया रिलेट करके। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने लाइफ में ढाली और बहुत अच्छे तरीके से डाली कि उस पर वो बिल्कुल टिके रहे, अड़े रहे। और इन्हीं के बदौलत, केवल इनके बदौलत नहीं लेकिन इनके भी बदौलत, ब्रिटिशर्स 1947 में हमारे देश को आज़ाद करके चले गए। मतलब हमने आज़ादी पा ही लिया आखिरकार। उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम सभी जानते हैं। और इनको पूजने वाले केवल इंडियंस ही नहीं है, बहुत सारे कंट्री में महात्मा गांधी को पूजा जाता है। इनके फ़िलॉसफ़ी को हर जगह सराहा जाता है। तो इनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। गांधी एक मास लीडर थे। आप देखते होंगे जैसे दांडी मार्च के लिए भी जब वो निकले तो ऐसा नहीं है कि उनके पीछे एक दो लोग थे। अरे बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग उनके पीछा करते थे। पीछा इन द सेंस कि उनके पीछे लगे रहते थे, जहाँ जहाँ वो चलते उनके साथ चलते। तो बहुत बड़ी तादाद में वो हमेशा लोगों को मोबिलाइज़ कर देते थे। मतलब उनकी एक बात लोगों ने सुनी नहीं कि उसको करने के लिए निकल पड़ते थे। तो ऐसे मास लीडर की जो भी फिलॉसफी होगी वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर की होगी। ये कोई एकेडमिक थिंकर नहीं थे जो किताब लिख लिख के कुछ थ्योरीज डेवलप करना चाहते थे। बल्कि इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो भी इनका थ्योरी है वो आइडियलिज़म को एम्फेसाइज नहीं करता है बल्कि प्रैक्टिकल आइडियलिज़म को एम्फेसाइज करता है और इसी पे टिका रहता है। मतलब आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनकी फ़िलॉसफी यूनिवर्सल है और टाइमलेस है। आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। गांधी मोरल बिहेवियर के बारे में क्या कहते थे? गांधी के हिसाब से ये ऐसी 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि मोरल लाइफ में सबके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला, कामनेस। आप किसी भी प्रॉब्लम को शांत तरीके से अगर सोचेंगे तो उसका एक बेटर सोल्यूशन ऑब्वियसली आपके सामने निकल के आएगा। लेकिन अगर आपके अंदर गुस्सा है और आप बहुत जल्दीबाजी में कोई डिसीज़न लेते हैं तो उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। वाइल्डनेस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ पर्सनालिटी, ये दो अलग अलग पहलू हैं किसी भी पर्सनालिटी के। वाइल्डनेस मतलब थोड़ा कट्टर रहना या तो कुछ उग्र टाइप का रहना, और ट्रैंक्विलिटी मतलब थोड़ा शांत मिजाज का रहना। दोनों ही किन परिस्थितियों में कैसे आप इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और ये दोनों ही क्वालिटीज़ हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। फॉस्टरिंग ऑफ गुड हैबिट्स, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि हमें जो भी अच्छी आदतें हैं उनको हमेशा अपनाने की कोशिश करनी चाहिए और जो भी बुरी आदत हैं उनको त्याग देना चाहिए। ऑब्जर्वेंस ऑफ चैस्टिटी, गांधी जी का कहना था कि ये जो हमारे अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं, हमारे फिज़िकल डिज़ायर्स होते हैं, इनको जहाँ तक सीमित कर दिया जाए वहीं पर अच्छे होते हैं। गांधी जी ने एक एज के बाद ब्रह्मचर्य अपना लिया था। ऑब्वियस सी बात है कस्तूरबा जी इससे काफ़ी नाराज़ भी हुई थी, लेकिन फिर भी जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ब्रह्मचर्य अपनाना है तो अपनाना है, उससे फिर वो पीछे नहीं हटे और पूरे लाइफ टाइम फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया रहा। ऑल्ट्रिज्म एंड राइटियसनेस, हमेशा लोगों की मदद करना, जो भी सही का रास्ता है उसी पे हमेशा चलना, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे अंदर मोरल बिहेवियर को जन्म देती हैं। जो भी हमारा बिहेवियर होगा उसके बाद मोरल कहलाएगा। जो भी हमारा एक्शन है वो मोरल कब होता है? जबकि वो वॉल्यूशनल हो, मतलब हमारे अंदर से निकला हुआ हो, कोई फोर्सफुली किसी ने अप्लाई नहीं किया हो। मतलब कि आपको किसी के डर से अगर आप मोरल बिहेवियर शो कर रहे हो तो वो एक्चुअल में मोरल बिहेवियर नहीं है गांधी जी के हिसाब से, वो तो आपका डर है जो कि ऐसा करा रहा है। वो एक्शन मोरल तब होगा ना जब आपके अंदर से वो आवाज़ आए और आप वही काम करो और वो मोरल हो। इंटेंशनल होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप हमेशा सेल्फलेस होने चाहिए, मतलब आपको सेल्फिश नहीं होना है कभी भी। और फियर और कंपल्सन से बिल्कुल परे।
ये सब आपके अंदर होनी नहीं चाहिए, तो आप अपने अंदर मोरल बिहेवियर को डेवलप कर सकते हो। गांधी का एक और प्रिंसिपल था जो कि बहुत जगहों में उन्होंने चलाया, वो है नॉन वायलेंस का। जो कि हम अभी 2 कार्डिनल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, उसमें से एक कार्डिनल प्रिंसिपल नॉन वायलेंस है। जब भी हमारे सामने नॉन वायलेंस शब्द आता है तो हमें लगता है कि कोई एक कमज़ोर सा इंसान होगा जो कि लड़ना नहीं चाहता है, वो चीज़ों से बचना चाहता है। गांधी जी ने बोला कि देखो, नॉन वायलेंस ऐसा नहीं है। नॉन वायलेंस क्या नहीं है? क्रीड ऑफ इनएक्शन। ऐसा नहीं है कि आप बिना कुछ किए, मतलब जो ना करने की फीलिंग है आपके अंदर, वही नॉन वायलेंस है। या तो नॉन वायलेंस एक ऐसा टूल है जिसको बहुत कमज़ोर इंसान अपनाता है, या तो आपके अंदर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि नॉन वायलेंस वाली फीलिंग है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है बुरी चीज़ों को, जो भी एविल है सोसाइटी में, उसको आप शांतिपूर्वक एक्सेप्ट कर रहे हो। ये नॉन वायलेंस नहीं है। गांधी जी का कहना था कि अगर आपको डरपोक ही रहना है ना, तो इससे अच्छा तो आप वायलेंट हो जाओ। तो इनका ये जो फंडा रहा है कि नॉन वायलेंस के थ्रू हम कैसे चीज़ों को पा लेते हैं, ये अभी भी सबसे बेहतरीन काम है। नॉन वायलेंस ये भी नहीं बताता कि हम इविल के सामने कन्फ्रंट कर रहे हैं, हम उसके सामने झुक रहे हैं, घुटने टेक दे रहे हैं। ये सब कुछ भी नहीं है ऐसा नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस हमेशा ट्रुथ के साथ चलता है और हमेशा फियरलेस होके आगे बढ़ता है। जैसे कि एक इन्हीं का नॉन वायलेंस से ही एक कॉन्सेप्ट आया था सत्याग्रह का। तो जो भी सत्याग्रही थे, क्या वो कमज़ोर होते थे? गांधी जी ने पूरा एक लिस्ट बनाया था कि कौन कौन सत्याग्रही हो सकता है। उसमें से पहला ही यही नियम था कि जो भी डरपोक होंगे वो सत्याग्रही हो ही नहीं सकते। मतलब कि जो भी क्या बोलते हैं, वीक होंगे, टिमिड होंगे, ये लोग सत्याग्रही नहीं बन पाएंगे। सत्याग्रही बनने के लिए बहुत ही मेहनत का काम करना पड़ेगा। आपको डटे रहना है अपने ट्रुथ वाले पाथ पे। सामने वाला कितना भी गाली दे, कितना भी कह ले, लेकिन आपको अपने पाथ से हिलना नहीं है। आपको कभी गुस्से में आके उसको कुछ भी, ऐसा नहीं कि वो सामने वाले ने कुछ 2-4 शब्द गालियों के बोले और आप उतने में गुस्से में आ गए और अपना चप्पल उतार के उसको मारना चालू कर दिया। ऐसा नहीं है, फिर वो नॉन वायलेंस नहीं है भाई, वो तो वायलेंस कर दिया आपने। नॉन वायलेंस इस हिसाब से भी बहुत सही है ना, कि जैसे जो भी इनका फंडा है कि नॉन वायलेंस से आखिर इंसान क्या ही करेगा। इसके पहले तक, जैसे कि अगर हम नेशनल मूवमेंट की बात करें, तो लोग जैसे एक्सट्रीमिस्ट आए थे गांधी जी से जस्ट पहले। तो एक्सट्रीमिस्ट का ये दौर था कि वो कुछ कर गुजरने की चाह रखते थे कि बस मुझे मौका मिल जाए, फिर तो अंग्रेज़ों को खदेड़ देंगे, मार पीट के गोली मार देंगे, डंडे से मार देंगे, कुछ भी करके बस खदेड़ देंगे, डर के मारे ये सब भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं पॉसिबल था। एक्सट्रीमिस्ट की फ़िलॉसफी कहीं कहीं तो काम करती थी, लेकिन हर जगह काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल जाता कि भाई ऐसा है कि तुमने खुरापाती किया है, अब इसकी सज़ा तो तुमको मिलेगी मिलेगी। तुमने इनको गोली मार दी, अभी इनकी ज़िंदगी चली गई है, इनके परिवार वाले उस क्या बोलेंगे। और हमारे ब्रिटिश में तो लॉ भी है कि भाई जिसके गोली मार दी, अगर किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, तो उसके लिए तो हैंग टिल डेथ वाला आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी आपको। चले गए भैया जी फांसी पे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब नॉन वायलेंस आया तो अंग्रेज़ों का दिमाग काम ही नहीं किया कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हम लोग इसको कुछ भी बोल रहे हैं, ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, ये तो बस जिस सच्चाई की बात कर रहा है उस पर अड़ा हुआ है। तो अब इस इनएक्शन को हम काउंटर कैसे करेंगे? बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स के लिए। उनको समझ में ही नहीं आता था। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी गए थे, तो वहाँ पर भी जब उन्होंने टोल्स्टॉय फार्म का एक पूरा सोसाइटी बनाई, वहाँ पे घर वर बनाया, उसके बाद वहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको रिजॉल्व करने के लिए जब नॉन वायलेंस या तो भूख हड़ताल पे चले जाते थे, तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि अभी करना क्या है। ब्रिटिशर्स उसके खिलाफ जो भी वेपन होता था ना, कि एक एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ तो आप अपने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन सब लगा सकते हो, लेकिन नॉन वायलेंट के खिलाफ आप क्या लगाओगे? ये कुछ गलत तो कर नहीं रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट चार्ज क्या लगाओगे? तो ये बहुत बड़ा वेपन गांधी जी के हाथ लगा और इसका भरपूर उपयोग इन्होंने किया और लोगों को भी सिखाया कि इसका कैसे यूज़ करते हैं। जब भी लोग इससे भटके तो उन्होंने पूरे मूवमेंट को शांत भी कर दिया और फिर से लोगों को सिखाने के लिए आगे बढ़े। एक और इनका कॉन्सेप्ट है अहिंसा का। अहिंसा के लिए 2 चीज़ें हैं जो कि प्री रिक्विजिट्स हैं। पहला ट्रूथफुलनेस और दूसरा फियरलेसनेस होना चाहिए यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई दोस्तों, यहाँ पे आप फियरलेसनेस बोल दीजिएगा। मतलब इंसान जो है उसके अंदर सच्चाई की राह पे चलने का एक अटूट
क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, और दूसरे तरफ उसके पास कोई भी डर नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तब वो जाके अहिंसा के मार्ग पे चल सकता है। अहिंसा मतलब आपको बिना किसी का नुकसान पहुंचाए अपना काम करना है। जैसे कि आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो गांधी जी का कहना था कि अगर गॉड है तब तो आप डरो, उससे डरो और केवल उसी से डरो। किसी और से डर रहे हो तो मतलब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है आपके। और गांधी जी का ये भी बोलना था कि अगर आप गॉड को ओबे करते हो, उसको उसकी पूजा करते हो, उसको मानते हो, तो आपको किसी चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो भी ह्यूमन एजेंसी होगी उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। जो भी आप काम करोगे वो हमेशा सही होगा, बस आप अपने भगवान पे भरोसा रखो। गांधी जी का ये भी बोलना था कि अगर आप किसी इंसान के लिए सर्विस कर रहे हो तो वो भगवान की ही सर्विस होगी। एक जैसे मैंने बताया सत्याग्रह वही पीसफुल प्रोटेस्ट की बात है कि प्रोटेस्ट करना है तो लेकिन पीसफुल करना है, नॉन वायलेंट तरीके से करना है। गांधी इकोनॉमिक आइडियाज़, गांधी के कुछ इकोनॉमिक आइडियाज़ भी थे। उनके हिसाब से ना एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने दी जिसको उन्होंने बोला ब्रेड लेबर्स। ब्रेड लेबर का क्या मतलब है कि ऐसा इंसान जो कि अपने मैनुअल लेबर के थ्रू अपने हाथों से कमाए हुए ब्रेड को खाता है, वो होता है ब्रेड लेबर। ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो और उसके कमाए हुए चीज़ों के ऊपर आप पल बढ़ रहे हो और खा पी के ऐश कर रहे हो। इसके लिए गांधी जी हमेशा विपरीत थे और वो बोलते थे कि अपने आप को इतना कैपेबल बनाना चाहिए कि हम किसी के सामने कभी भी हाथ ना फैलाएं, और हम जो भी खाते हैं वो हमारे मेहनत की ही कमाई होनी चाहिए। तो इसके चलते उन्होंने बहुत सारे जैसे कि चरखा वाला सिस्टम बनाया कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुम चरखा से वो ऊन निकालो, ऊन से धागे वागे बना के उसका तो खादी कपड़े बना लो, तो कुछ तो कमाई हो ही जाएगी तुम्हारी घर बैठे बैठे। बस तुम्हें क्या करना है, मेहनत करना है, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है। गांधी जी बोलते थे कि भाई तुमको खाने का हक तभी मिलेगा जब वो तुम्हारे खुद के पैसों से, तुम्हारे खुद के मेहनत से कमाया हुआ खाना हो। और जैसे बहुत बार एक्सप्लॉयटेशंस होते थे, वायलेंस होते थे लोगों के खिलाफ, तो उनका मानना था कि देखो अगर तुम दूसरों के खिलाफ वायलेंस या एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों को, तो उनके बेसिक कम्युनिटीज़ का जो ये राइट है, राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, राइट टू क्लोथ, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सब उनसे आप छीन रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। वेल्थ जो है वो हमेशा शेयर होना चाहिए लोगों के बीच। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। दो टर्म्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंटर रिलेटेड है। एक शेयर्ड इक्वली होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली होता है। तो गांधी जी के हिसाब से जो भी वेल्थ होगा वो शेयर्ड इक्वली होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है इनका कि आपस में बराबर बराबर बांटना जो है वो, वेल्थ का अगर बराबर बांटते हैं वो सही है, लेकिन अगर कोई इंसान डिस्ट्रीब्यूट करता है तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब सीधे से समझ में आ रहा है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो पावरफुल पर्सन है। अभी वो अपने से नीचे वाले इंसानों के लिए जो भी वेल्थ उसने कलेक्ट किया है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। अभी वो ऐसा भी हो सकता है कि अपने लिए बहुत ज़्यादा रख रहा है और जो छोटा सा हिस्सा बच रहा है उसमें सबको बांट देता है। तो इसीलिए जब भी हम वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो गलत कॉन्सेप्ट हो जाता है गांधी जी के हिसाब से। ये कहते हैं कि भाई जितना भी वेल्थ है वो सब के साथ शेयर होना चाहिए। अभी आगे इनका ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो ये वाला ऑल क्लियर हो जाएगा। ये भी बोलते थे ये कि देखो जो भी तुम्हारे अंदर के डिज़ायर्स हैं इनको कम रखो। जितनी ज़्यादा इच्छा रहेगी उतने ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करोगे और उतना ही गरीब परेशान रहेगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज और महंगे हो जाएंगे। तो गांधी जी बोलते थे देखो अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखो, अब इतना लिमिट में रखो कि जो उसका अवेलेबिलिटी है वो सब के लिए बराबर बराबर मात्रा में मिल पाए और किसी को वो रिसोर्स पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। तो जब अपने डिज़ायर्स कम रखोगे तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए अवेलेबल रहेंगे और इनसे पुअर्स लोग का भी, जो भी गरीब लोग हैं उनका भी फ़ायदा होगा हमेशा। एक डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप नाम से इनका एक फ़िलॉसफी है। इसके हिसाब से ये बड़ी मज़ेदार बात बोलते हैं कि जितने भी रिच लोग हैं ना उनको ये ट्रस्टीज़ मानते हैं। ट्रस्टीज़ मतलब क्या कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, तो ये लोगों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये ट्रस्टीज़ कहलाए। अल्टीमेटली इनका कहना था कि देखो जितना भी पैसा रुपया जो भी कमाते हो वो सब भगवान का ही है, वो सब गॉड का है। और इसीलिए जो भी हमारे पास एक्सेस वेल्थ या सुपरफ्लूअस वेल्थ है जो कि अमीरों के पास होता है, उससे उसको गरीबों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जो भी वेल्दी पीपल हैं उनके पास ऐसा कोई भी मोरल अधिकार नहीं, उनका कोई भी मोरल राइट नहीं है
कि वो अपने प्रोपोर्शनेट शेयर से ज़्यादा अपने लिए रख सकें और उसको खर्च कर सकें, क्योंकि नेशनल वेल्थ का जितना भी प्रोपोर्शनेट शेयर होगा वो तो सबके लिए बराबर बराबर होगा। तो एक रिच पर्सन अपने लिए हिस्सा निकाल के जितना भी बचता है उसको गरीबों में बांट दे, यही कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप। इसी से कॉन्सेप्ट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम जोड़ सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि यहीं से निकला हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि अगर गांधी जी रहते हैं तो अगर या तो गांधी जी के अकॉर्डिंग इन सारे प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये बिल्कुल रेडीमेड कुछ प्रॉब्लम्स है और कुछ रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं गांधी जी के हिसाब से। अगर इनसे रिलेटेड कभी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट इन सॉल्यूशंस को छाप सकते हो, और अगर नहीं भी मिलता है तो भी आप अपने लाइफ में तो इनको यूज़ कर ही सकते हो। सबसे पहला, अगर आपके सामने कोई मोरल क्राइसिस आता है तो सबसे पहले आप नॉन वायलेंस आश्रम की ओर जाओगे और समझोगे कि अगर जितने भी मोरल क्राइसिस हैं उसमें कभी भी हमको वॉलेंटली एक्ट नहीं करना है। साथ ही साथ अनासक्त कर्म की बात, अनासक्त कर्म जो है गीता से अनासक्त शब्द को लिया गया है। गांधी जी का मैंने बताया कि गीता बहुत पढ़ी है इन्होंने और उसके प्रीचिंग्स को अपने लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश की है। अनासक्त का मतलब ये होता है कि बिना फल की इच्छा के आप किसी काम को कर रहे हो, तो इसी को हम लोग अनासक्त कर्म बोलते हैं। तो जब भी मोरल क्राइसिस हो तो उसके लिए कभी भी किसी के बेनिफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए, आप बस लग जाओ काम में। दूसरा, अगर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म टाइप का कुछ होता है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म मतलब क्या, कुछ लोग होते हैं ना कि रिलीजन को लेके इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात करते हैं, मतलब कि एकदम वायलेंट हो जाते हैं कि भाई कोई एक हिंदू है, कट्टर हिंदू है, और एक कोई भी धर्म का है, मान लीजिए इस्लाम धर्म का है, वो कट्टर मुसलमान है। अब दोनों में लड़ाई छिड़ गई कि भाई मेरा धर्म ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा धर्म ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये वो दंगे फसाद होने लगे। तो अगर जब तक ऐसा बोला जाए, अब भाई हमारी कंट्री तो सेक्युलर है ना, आप किसी भी धर्म को ऊंचा और नीचा नहीं बता सकते हो, और ना ही कोई है, सब धर्म एक साथ रहता है और सब धर्म जो है एक ही बराबर दर्जे पे, क्योंकि सब कोई एक ही चीज़ सिखाता है। मैटर ही नहीं करता कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, ये आपने अर्न नहीं किया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये तो आपकी कम्युनिटी की देन है, आपके हाथ में थोड़ी ना था हिंदू और मुस्लिम बनना। वो तो आप जिस घर में पैदा हो गए उस घर वालों ने जो भी कास्ट जो भी रिलीजन अपनाया था वही आपको भी मिल गया। तो इसमें आपकी कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है कि आप, या तो आप एक जैसे हिंदुज़म में देखा तो कोई ब्राह्मण है तो वो गर्व करता है हमेशा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो इसमें गर्व करने की कोई बात ही नहीं है। आपने इसको अर्न थोड़ी ना किया है, आपका नॉलेज होगा, आपका वर्च्यू होगा, आपका बिहेवियर होगा जो आप टाइम के साथ अर्न करते हो। इस पे अगर आप बहुत अच्छे हो तो इस पे गर्व करो, और बिल्कुल गर्व करना भी चाहिए। तो अगर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात करें, मतलब कि जो कुछ उग्रवाद होती है ना धर्म के लिए, तो इन्हीं को हम लोग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बोलते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए गांधी जी ने बोला भाई देखो, सर्वधर्म समभाव की भावना रखो, मतलब सारे धर्म जो हैं वो समान है। टॉलरेंस रखो, रेस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स, सभी धर्म को इज्जत बराबर बराबर दे दो भाई, तो कभी भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जैसी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। उसके बाद एक जैसे एजुकेशनल रिफॉर्म की बात है, तो नई तालीम से स्टार्ट करो, एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करो, और जो भी साइंटिफिक और रेशनल एजुकेशन है उसको देना स्टार्ट करो। सोशल डिस्टर्बेंस होता है भाई, हमेशा होता है, बिल्कुल होता है। कोई भी क्वेश्चन में अगर सोशल डिस्टर्बेंस दिखे तो गांधी जी के इन सब चीज़ों को आप कोट कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर सोशल डिस्टर्बेंस है तो जायज़ सी बात है कि उसमें कोई एक हायरार्की से रिलेटेड होगा, जिसमें पुअर या रिच या तो लोअर कास्ट अपर कास्ट जैसी कुछ डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे। तो उन सबको हटाने के लिए सबसे पहले हमें अनटचेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को रिमूव करना होगा। हालांकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लेवल पे इसको सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आज के लेवल में भी बहुत कुछ पनपता हुआ दिखता है ये अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग जो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं वो अपने घर वर में भी देख सकते होंगे इन सब के एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई काम करता है, उसके लिए बर्तन अलग रखना कि ये वाला बर्तन जो है ये जो हमारे घर में काम करते हैं ये उनके लिए है, तो उसमें घर परिवार के सदस्य खाना नहीं खाते, वो केवल उसमें वही इंसान खाना खाता है। तो ये जो सेग्रीगेशन है ये सब अनटचेबिलिटी का ही एक छोटा पार्ट है। आप अनटचेबिलिटी को ऐसा मत समझो कि आप जब किसी इंसान को छूने से मना कर देते हो केवल उसी को अनटचेबिलिटी बोलते हैं। अनटचेबिलिटी बहुत सारे फॉर्म में मिलता है। दूसरा, कम्युनल यूनिटी, अनटचेबिलिटी हटा दो, कम्युनल यूनिटी मेंटेन करो। जितने भी लोग हो सब एक साथ एकजुट होके किसी भी परेशानी के लिए लड़ना स्टार्ट करो तो देखो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सर्वोदय, सर्वोदय गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। इनका कहना है कि काम ऐसा करना चाहिए जिससे कि इन जो पूरे सोसाइटी का सबसे कमज़ोर इंसान है वो उसके तक अगर फ़ायदा पहुंच गया तो समझ लो सबका फ़ायदा हो गया।
सर्वोदय का मतलब यही है कि अगर कोई भी बेनिफिट होता है और वो बिल्कुल लास्ट पर्सन तक जाके ख़त्म नहीं होता है और उसको भी वो बेनिफिट मिल जाता है, इसको हम लोग सर्वोदय बोलते हैं। वुमेन का अपलिफ्टमेंट करो भाई, कि जो भी उनको शोषण मिलता है या तो जो भी उनको दबाया जाता है, चार दीवारी के अंदर उनको रखा जाता है, केवल घरेलू काम काज के लिए उनको कंसिडर किया जाता है, तो ये सब काटो और उनको अपलिफ्ट करो भाई, कि इकोनॉमिकली वो भी अगर बाहर जॉब करना चाहती हैं तो ये सब करें। तो इन सबसे सोशल डिस्टर्बेंसेस ख़त्म हो रहे हैं। प्रोहिबिशन ऑफ इल प्रैक्टिसेस, जो भी ये इल प्रैक्टिसेस जैसे सती है, अब तो ख़त्म ही हो गया, या तो पर्दा सिस्टम है, ये सारी जो भी चीज़ें हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं सोसाइटी में वो ख़त्म करो। सर्विस ऑफ बैकवर्ड क्लास, जो भी सबसे गरीब इंसान है, सबसे बैकवर्ड क्लास है, उनके सर्विस में हमेशा लगे रहो। और विलेज सैनिटेशन को मेंटेन करो। इससे रिलेटेड तो अभी स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा है। अगले साल इसको पूरा होने का पूरा पूरा आशा है, लेकिन कितना ग्राउंड सिचुएशन पे रियलिटी के साथ ये इम्प्लीमेंट हो पाता है, ये मुश्किल काम है। और लोग कैसे इसको इनकलकेट कर पाते हैं कि गांधी जी का विलेज सैनिटेशन किस हिसाब से बोलता है। ये केवल गंदगी हटाने की बात नहीं करता है, ये अपने अंदर की गंदगी हटाने की भी बात करता है। जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं ना कि सोसाइटी में इल इल प्रैक्टिसेस हैं। जैसे कि इल प्रैक्टिसेस के तौर पे हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए जो भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ वगैरह होती है, तो इसमें क्या है, ये भी एक तरीके का गंदगी है हमारे सोसाइटी में। सोसाइटी में गंदगी इस हिसाब से है कि इनको दूर करने का मतलब क्या है कि इनको भी अपने कैरेक्टर को रिफॉर्म करना पड़ेगा। इनको समझना पड़ेगा कि विमेन जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम उसके साथ ऐसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, और ह्यूमैनिटी के बेसिस पे हम दोनों बराबर हैं। तो इसीलिए, और ये भी फीलिंग होनी चाहिए कि हम जो दूसरों के साथ कर रहे हैं वो हमारे साथ भी कभी ना कभी होगा ज़रूर। तो ऐसे गलत भावना किसी के लिए भी रखना अपने आप के लिए ही गलत रखना के बराबर, मतलब अपने आप में ऐसी भावनाओं को गलत रखने के बराबर है। तो आप किसी के लिए बुरा करोगे तो आपके लिए भी वो बुरा ही है। दूसरी, अगर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो गांधी जी बोलते हैं कि भई ऐसा है, देखो स्वराज मेंटेन करो, पावर को डिसेंट्रलाइज करो। ऑलरेडी हो चुका है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, लेकिन वही है कि इम्प्लीमेंटेशन इसका और प्रॉपर होना चाहिए। डेमोक्रेसी ऑफ इनलाइटेंड मेजॉरिटी, जो भी मेजॉरिटी के लोग हैं उन सब के हाथों में डेमोक्रेसी होना चाहिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर है तो क्या होगा, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। इन्होंने बताया भाई स्वदेशी यूज़ करो, कभी भी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि ये थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी स्वदेशी रखने पे अभी भी काम तो करता ही है। जैसे कि अभी मान लीजिए योगा है, तो योगा आप देखोगे कि जितने भी बाकी के फॉर्म्स हैं एक्सरसाइजेस के, योगा अपने आप में एक अलग चीज़ है कि आप उसको करते हो, जो मेडिटेशन करते हो, इन सब से एक अलग लेवल की एनर्जी आपको मिलती है। तो कभी भी स्वदेशी चीज़ को हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये इन्फीरियर है, वो बिल्कुल बराबर है और इवन कभी कभी सुपीरियर भी हो सकती है। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना और वेल्थ को डिसेंट्रलाइजेशन करना। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन गांधी जी ऑलरेडी बता के गए हैं, तो आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसे प्रॉब्लम दिखे तो ये सारे सोल्यूशंस आप अप्लाई करके देख सकते हो। गांधी के कुछ सिलेक्टेड मोरल्स टीचिंग्स थे, 7 थे टोटल, जिनको गांधी जी ने डेडली सिंस का नाम दिया। ये कुछ इस हिसाब से थे कि वेल्थ विदाउट वर्क, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर भी, ठीक है। ये पाप है, ऐसा सोचना और ऐसा रखना अपने शरीर के अंदर, ये सब कुछ पाप है। बिना काम के अगर आपके पास पैसे आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, तो समझ लो ये जो है किसका किसका एग्जाम्पल है, करप्शन का, ठीक है। प्लेजर विदाउट कंसाइंस, आपको बहुत सुख मिल रहा है लेकिन आपको आप पे कॉन्साइंस में पता नहीं है कैसे मिल रहा है, तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको, अगर आप खुश हैं तो आप किन कारणों से खुश हैं। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, साइंस की कितनी भी डेवलपमेंट हो जाए, जैसे कि बात कर लें न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात कर लें, कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोलिफरेशन हो रहा है और इवन मैनकाइंड को ही डिस्टर्ब करने के लिए हो रहा है, तो ये इसके सपोर्ट में गांधी जी कभी नहीं थे। और उन्होंने बोलता था कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, आपको पता नहीं है कि आप कैसी पर्सनालिटी हो और आप नॉलेज पे नॉलेज लिए जा रहे हो, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। आप सबके कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझो, अपने खुद के कैरेक्टर को समझो और उसी नॉलेज के यूज़ करके ये सब कुछ देखते हुए चलो आगे। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस,
सैक्रिफाइस मतलब वो बलिदान देना नहीं है, कि ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, भैंस का बलिदान दे दो, गाय का बलिदान दे दो, ये वाला हिसाब किताब नहीं है। वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस मतलब आपके पास जो भी वर्शिप हो वो कभी भी सैक्रिफाइस करने से ना मिले। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ जब भी वर्शिप करने जाओ तो आप कुछ सैक्रिफाइस कर दो, भाई ये पाप है। फिर इसके बाद इनका एक बात ये कहना था कि जो भी नेशन का ग्रेटनेस है, उसका जो भी मोरल प्रोग्रेस है, वो इस बात से हमेशा जज किया जाएगा कि उसके देश में या उस देश में एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो जब भी आप देख लो कि इन जानवरों को जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ही उतना ही ग्रेट वो नेशन होगा। गांधी जी का एक तलिस्मान है, आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते होगे, उसमें सबसे पहले पेज के बैक पे गांधी जी तलिस्मान लिखा होता है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको। गांधी जी बोलते थे कि अगर तुम कभी कोई दुविधा में फंसो तो परेशान मत हो, केवल एक बात सोचो, अगर ये फंस जाओ, जिसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आप करें क्या, तो आप ऐसा समझो कि उस सबसे गरीब इंसान को कंसिडर करो और सोचो कि आप जो भी करने जा रहे हो क्या ये उसको किसी भी तरीके से बेनिफिट कर सकता है क्या। अगर कर सकता है तो बिल्कुल वही पाथ अपना लो और वही हमेशा सही होगा। तो ये गांधी जी ने जाते जाते ये तलिस्मान देखे गए। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद, इनके पास एक जो सबसे प्रोमिनेंट इनका कहना था ये था कि देखो, डर जो है वो ही सारे प्रॉब्लम का जड़ है। अगर मोरालिटी जो आज के सोसाइटी में देखने को मिलती है वो बहुत हद तक डर के कारण होती है, वो भले इंडिविजुअल की हो या सोशल लाइफ की बात हो, ये डर जो है हमें मोरल बना देता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें पुलिस से डर लगता है या पब्लिक रिडिक्यूल से डर लगता है, भगवान के पनिशमेंट से डर लगता है, कोई काम करते हैं तो अपने कर्म से डर लगता है, तो इस डर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। स्वामी जी बोलते थे कि भाई देखो, अपने अंदर से जो तुम्हारा इंट्रिंसिक प्योरिटी है, उसके अंदर से जो मोरालिटी के प्रिंसिपल बाहर आते हैं ना, वो असल में मोरालिटी के प्रिंसिपल्स हैं। हम प्योर हैं और हमें प्योर होना भी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा नेचर है, हमारा रियल नेचर जो है वो प्योर पे ही बेस्ड है, प्योरिटी पे ही बेस्ड है। और ये है हमारा ट्रू डिवाइन, जिसको हम लोग आत्मा के नाम से जानते हैं। आत्मा मतलब वो भूत और चुड़ैल वाली आत्मा नहीं। आत्मा मतलब हमारे अंदर का जो वर्च्यू है, हमारे अंदर का जो डिवाइन है, हमारे अंदर का जो स्पिरिट है, सोल है, वो आत्मा है। सिमिलरली जैसे कि हम लोग लव या तो अपने नेबर्स के लिए जो भी, जैसे भी उनको हम लोग सर्व करते हैं, तो इसी में हम ऐसा समझें कि यही सुप्रीम स्पिरिट है। जैसे कि मान लीजिए आप जितने, मतलब इनका स्वामी जी का ये बोलना था कि जो भी आपके नेबर्स हैं, मतलब आपके आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, उन सब की सेवा करो। उन सब की सेवा करोगे तो क्या होगा कि आप सुप्रीम स्पिरिट के पास जाने के लिए तैयार हो रहे हो। क्योंकि जो भी आत्मा है वो हर इंसान के अंदर अपनी अपनी सोल को लिए हुए है, मतलब अपने अपने इंटरनल डिवाइन जो है उसको लिए हुए है। इन सब की हेल्प करना मतलब क्या है? इन सबको एक साथ लेके आना। और फाइनल हमारा डेस्टिनेशन भी यही है कि हम अपने आत्मा को जो सबसे ऊपर है, मतलब जिसको हम लोग सुप्रीम स्पिरिट बोलते हैं, परम आत्मा, उसमें विलीन कर लें। तो लोगों की जब सर्विस करेंगे अपने नेबर्स के लिए या तो किसी के लिए भी, अगर लव की भावना ये सब रखते हैं, तो हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नॉन इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज करते थे ये, कि कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। इनका कहना था जैसे कि आप हमेशा ये फीलिंग रखो कि यू आर पार्ट ऑफ मी एंड आई ऑफ यू। या तो अगर मैं तुमको हर्ट कर रहा हूँ तो मैं खुद को हर्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो मैं अपनी खुद की हेल्प कर रहा हूँ। ऐसी फीलिंग के साथ ये आगे बढ़ना चाहते थे और लोगों को बोलते थे कि ऐसी ही फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ो। क्योंकि आप जैसे मान लो किसी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप किसी का काम कर रहे हो, तो आप ये मत समझो कि वो दूसरा काम है, वो इनडायरेक्टली किसी न किसी एंगल से आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। और आपका जो भी मोरल एटीट्यूड बनेगा अपने लाइफ के लिए, वो भी बिल्कुल एक्सीलेंट होगा। तो ये विवेकानंद जी का कहना था। कुछ सेलेक्टेड टीचिंग और मोरल थे कि इन्होंने बोला कि देखो, जो भी आज के टाइम पे एजुकेशन मिल रहा है, हमें ऐसा एजुकेशन चाहिए जो कि हमारे कैरेक्टर को फॉर्म करे, हमारे दिमाग के स्ट्रेंथ को बढ़ाए, हमारे इंटेलेक्ट को एक्सपैंड करे,
और साथ ही साथ हमें अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता प्रदान करे। बात करते हैं सोक्रेट्स की। तो सोक्रेटिक मेथड क्या है? इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच रहा है लाइफ के लिए हमेशा। ये डायलेक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी का सिद्धांत इन्होंने एक रखा। इसको इन्होंने बोला एलेंकस। एलेंकस मतलब क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब क्या कि आप कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए आप खूब सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो कि अच्छा ये अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इस केस में क्या हो सकता है। फिर आप उसका आंसर दोगे, आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, फिर उस क्वेश्चन को पूछो अपने आप से, फिर एक और आंसर मिलेगा, फिर एक क्वेश्चन पूछो, एक और आंसर मिलेगा, और फाइनली आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन देखने को मिलेगा उस क्वेश्चन का या तो उस प्रॉब्लम का। उन्होंने बोला कि मुझे केवल एक बात पता है, ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। ही न्यू वन एंड ओनली वन थिंग दैट ही न्यू नथिंग। बहुत बड़े इंसान थे और उनका ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पूरे दुनिया को पता नहीं क्या क्या सिखा दिया और वो खुद के लिए यही बोलते हैं कि मुझे अभी भी कुछ नहीं पता है। तो ये बात आप भी हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी आप घमंड मत करो कि मेरे पास बहुत नॉलेज है या मेरे पास बहुत शोहरत है, पैसे हैं, ये वो। आप समझो हमेशा कि मेरे पास कुछ नहीं है। जब ऐसी फीलिंग रखोगे तो हमेशा आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग आएगी कि मुझे कुछ सीखना है। जैसे आपके पास अगर आप बोलते हो कि मुझे कुछ नहीं आता भाई पढ़ाई में, तो आप ये बोल रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता पढ़ाई में और मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ भी बताओ, अगर उसमें सीखने लायक है तो मैं सीख जाऊँगा उसको। इन्होंने नॉलेज को वर्चू के साथ इक्वेट किया और बोला कि जो भी एथिकल कंडक्ट है वो फाइनली इसी से मिलता है। सोक्रेट बिलीव करते थे कि कोई भी पर्सन अगर विलिंगली चूज़ करता है कुछ भी काम करने के लिए, अगर वो ऐसा सोचता है कि भाई ये काम जो है अगर मैं करता हूँ तो इससे किसी का नुकसान हो रहा है या तो किसी के लिए नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है, तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सीधी बात है। और हमारे अंदर ना एक गुडनेस की भावना होती है। ये गुडनेस की भावना पे ये एम्फसाइज करते थे, बोलते थे ये हमारा ट्रू कैरेक्टर है और हम अंदर से ही अच्छे बने हुए हैं, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। तो हम अगर किसी के लिए बुरा करते भी हैं ना, तो ये जो अच्छा वाला इंसान है वो हमें ऐसा करने नहीं देता है, और जब करने नहीं देता है तो बिल्कुल हमें उसकी बात माननी चाहिए और नहीं करना चाहिए। हमने बात किया था फेमिनिस्ट एथिक्स का। फेमिनिस्ट एथिक्स के लिए कैरोल गिलिगन है, और कैरोल गिलिगन ने अपनी थ्योरी में उन्होंने बोला कि देखो एक दो मॉरल वॉइसेस होती हैं, एक मस्कुलिन नेचर की होती है और एक फेमिनिन नेचर की होती है। मस्कुलिन नेचर के जो भी मोरल वॉइस हैं वो बेसिकली लॉजिकल होते हैं और इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, मतलब थोड़ा सा सेल्फिश नेचर उनके अंदर होता है। वो मोरल डिसीजन पे एम्फसाइज करते हैं और राइट्स ऑफ पीपल जो भी, मतलब जो भी मानव का अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एकदम प्रॉपर जस्टिस सिस्टम होगा उसको अपहेल्ड करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी इंसान सही होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी जस्टिस वो दे सकते हैं ऐसा करते हैं। इसको हम लोग मस्कुलिन वॉइस बोलते हैं। लेकिन कुछ वॉइस जो है वो फेमिनिन होती है। फेमिनिन की वॉइस हमेशा केयर पर्सपेक्टिव से जुड़ी हुई होती है। वो हमेशा इंटरपर्सनल रिलेशन पे एम्फेसाइज करता है और उसी को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। इसमें हमेशा इसका ध्यान यही रहता है कि कैसे लोगों की मदद की जाए, लोगों का ध्यान रखा जाए, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, किसी एक इंडिविजुअल की क्या ज़रूरत है, उसके बेसिस पे जो भी एथिकल डिसीजन ये लोग देते हैं उसको हम लोग फेमिनिन वॉइस बोलते हैं। एक्चुअल में आप इसको प्रैक्टिकली समझ भी सकते हो कि आप हमेशा देखते हो कि जो भी एक वुमेन है उसका डिसीज़न जो है वो हमेशा किसी एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है कि अगर उसकी परिस्थिति नहीं सही है, उसने हज़ारों पाप किए हैं, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर टाइम में उस इंसान की स्थिति नहीं सही है तो उसको भी पनिशमेंट देने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा फेमिनिस्ट हमेशा बोलती हैं। जो भी फेमिनिस्ट एथिक्स है वो हमेशा यही बोलता है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक एक बहुत गरीब है, बहुत गरीब इंसान है, उसने बड़े मजबूरी में आके कहीं चोरी कर ली। अब लोगों ने उसको पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद उसको बिल्कुल पीटने जा रहे हैं। वो बेचारा रोक रहा है, बता रहा है कि मेरे घर में बहुत परेशानियां हैं, पूरे जो भी घर के लोग हैं बिल्कुल भूखे पड़े हैं, और जो भी उनके दादाजी हैं वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, दवा के लिए पैसे वैसे बिल्कुल कहीं से कोई नहीं देने को तैयार है, तो इसीलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। अब फेमिनिन जो भी होगी, फेमिनिन एथिक्स क्या बोलेगा, एथिक्स ऑफ केयर क्या बोलेगा कि भाई उसका यहाँ पर अभी पर्टिकुलरली इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो वो इंडिविजुअल सही है,
और उसको मारना पीटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये जो एक केयर की भावना है, यही फेमिनिस्ट एथिक्स बताता है। लेकिन जो भी मेल मेल होगा या मस्कुलिन जो वॉइस होगा, वो इसके बारे में नहीं बोलेगा। वो सिर्फ ये देखता है कि देखो, सिचुएशन ऐसा है कि जिससे चोरी करने गया है, इसके पास बहुत सारे रास्ते थे, ये और भी बहुत सारे काम करके इस सिचुएशन में ये पड़ा ही क्यों। चोरी करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। हम सोसाइटी में सब जानते हैं कि चोरी करना एक बुरी बात है, और इवन ये लॉ के अगेंस्ट है, इलीगल माना जाता है इसको। तो अगर वो चोरी कर रहा है तो मतलब वो कल्प्रिट है और उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। तो मस्कुलिन जो वॉइस है वो हमेशा ऐसा होता है, फेमिनिन वॉइस थोड़ा केयर ओरिएंटेड होता है। एथिक्स ऑफ केयर क्या कहता है कि जो भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेशनशिप है, उसको ज़्यादा तरीके से समझो, अच्छे तरीके से समझो। जबकि मोरल जो मेन जो आदमियों के मोरल होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि मोरालिटी को तो समझना है लेकिन फेयर तरीके से समझना है। आप देखो कि रूल्स क्या बोलते हैं, अभी इनको ये करने का अधिकार है या कि नहीं है, मतलब थोड़ा रेशनल होकर ये सारी बातें सोचते हैं। विमेन जो है वो हमेशा इस बात से परसीव करती हैं कि जो भी सिचुएशन है वो किस हिसाब से कॉन्टेक्चुअल और नैरेटिव तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जबकि मेन के हिसाब से हमेशा ये फॉर्मल और एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि कैरोल गिलिगन ने एथिक्स ऑफ केयर के अंदर में उन्होंने बताया। आखिरी ये हमारे मॉन्टेस्क, इन्होंने कुछ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की। इन्होंने बोला बेसिकली देखो 3 टाइप का गवर्नमेंट होते हैं। एक मोनार्की होता है जिसमें राजा या रानी रूल करते हैं। एक रिपब्लिक होता है जिसमें हम लोग अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं और वही लीडर फिर हमारे बिहाफ पे रूल करता है। तीसरा होता है डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म में कोई एक डिक्टेटर होता है जो अपनी मनमानी पूरे जगह पे चलाने की कोशिश करता है। मॉन्टेस का सेपरेशन ऑफ पावर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इनके हिसाब से जो भी गवर्नमेंट है उसको ऐसा हमेशा सोचना चाहिए, ऐसा हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि जो भी पावर है वो किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में इकट्ठा ना सौंप दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो भी लॉ मेकिंग है, या तो उन्होंने बोला कि जो भी 2 बॉडीज़ है, एक लॉ मेकिंग है और एक लॉ इन्फोर्सिंग है, इन दोनों बॉडीज़ को एक साथ एक ही पर्सन में इनकलकेट नहीं कर देना चाहिए। मतलब उनको दोनों की पावर नहीं देनी चाहिए क्योंकि फिर लिबर्टी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इन्होंने बोला कि देखो जो भी गवर्नमेंट के जितने भी ब्रांच हैं उसको जो है लिमिट करने के लिए 2 अदर ब्रांचेस, उस पर क्वेश्चनिंग पावर हमेशा बनी रहे, इसलिए उनको जो भी अलग के 2 ब्रांच हैं उनको दे देनी चाहिए। एक्चुअल में इनका जो सेपरेशन ऑफ पावर था उसमें यही था कि एक जो है लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी और एक तुम्हारा जस्टिस सिस्टम होगा। ये तीनों एक दूसरे पे चेक रखेंगे कि एक बॉडी है, इस पे दोनों बॉडी चेक रखें। अगर जस्टिस सिस्टम है तो उस पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ही चेक रख पाएँ और मतलब ऐसे ही इंटर रिलेटेड हों। तो इससे क्या होगा कि जो भी लोगों का फ्रीडम है वो कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांच गवर्नमेंट का छीन नहीं पाएगा। तो ऐसा मानना था मॉन्टेस का। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, लेकिन अभी केस स्टडी बाकी है हमारी। केस स्टडी की बात करते हैं। तो केस स्टडी में एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है कि पहले बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको सीधे डीएम नहीं बनाते हैं, आपको सबसे पहले हरियाणा के गांव का एक मुखिया बनाते हैं। आप समझ लो पंचायत हेड हो, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ये हो गई आपके गांव में कि एक बहुत गरीब लड़का था और एक जमींदार की बेटी थी। दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, शादी करना चाहते थे, लेकिन गांव वाले कास्ट बैरिज की वजह से इनकी शादी नहीं होने देते थे। इनके पास एक ही चारा था कि हम लोग बाहर जाते हैं, भाग के जाते हैं, बाहर से कोर्ट मैरिज करते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर देखते हैं गांव वाले क्या ही करेंगे, तो हमने शादी कर ही ली है। इन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन रात में मौका देखा, भाग गए कोर्ट मैरिज के लिए। इन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले ली थी, कोर्ट मैरिज किया और फिर वापस जब गांव में आए तो सबसे पहले ये आपसे मिलने आ गए, क्योंकि भाई आप तो गांव के मुखिया हो, पंचायत के हेड हो आप। तो आपसे मिलने के लिए इन्होंने आया और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप हमारी मदद कर सकते हैं और आप हमारे परिवार वालों को समझा सकते हैं इसके लिए। अब आपका जो ये रोल है कि आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन आप इख्तियार करेंगे, क्या अपनाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि जो भी न्यूली मैरिड कपल हैं, क्या उनको आप ये सजेस्ट देंगे कि भाई ऐसा है, चुपचाप से अब गांव वापस आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग निकल लो, यहाँ पर आप लोग की ज़िंदगी जो है ख़तरे में है। या तो आप ऐसा बोलेंगे कि ठीक है मैं गांव वालों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या आप कभी चाहोगे कि गांव को समझाने जाओ और गांव में कम्युनल टेंशन आ जाए, कास्ट के बेसिस पे वायलेंस क्रिएट हो जाए,
भगदड़ मच जाए और बहुत सारे लोगों की जानें वानें चली जाएँ, तो आप कभी भी ऐसा भी नहीं करना चाहोगे। तो अब आपके पास एक बहुत बड़ी डिलेमा है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। तो यही पूछा गया कि आप क्या करोगे, यही क्वेश्चन ही है। अब क्या करोगे भाई? तो आप सबसे पहले एक प्रीमाइस डिफाइन करो, ठीक है। जब भी आप आंसर कर रहे हो इस क्वेश्चन का, आपसे कोर्स ऑफ एक्शन पूछा गया है, ठीक है, कि विलेज हेडमैन के तौर पे आप क्या स्टेप लेना सही समझोगे और क्यों। तो आप सबसे पहले प्रीमाइस डिसाइड करो, डिलेमा को एक्सप्लेन करो कि एक्चुअल में डिलेमा क्या है। तो आपने बताया कि देखो डिलेमा यही है कि डिलेमा हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दो के बीच में होता है। दोनों फोल्ड ऐसे ऐसे हैं कि पहला केस ये कहता है कि अगर मैंने इनको बोल दिया कि भाई ऐसा है कि फैमिली मेम्बर्स को कि वापस चले जाओ, और अब तुमने शादी उदी करी ली है तो अब क्या ही रखना है यहाँ पे वैसे तुमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम निकल लो। दूसरा आप ये कर सकते हो कि उनके फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करो, लेकिन आपका जो पोजीशन है एज ए विलेज हेडमैन वो मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि जो भी सोशल कस्टम्स हैं सोसाइटी का, उसको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। तो मोर और लेस सिचुएशन जो है कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो अब यहाँ पे आप अप्रोच लगाओ कि क्या अप्रोच लगा सकते हैं। तो दो दो काइंड ऑफ अप्रोच होते हैं। एक तो स्टेक होल्डर अप्रोच होता है कि आप स्टेक होल्डर को डिफाइन करो, कौन कौन स्टेक होल्डर हैं इस सीन में। देखा जाए तो सबसे पहले कपल्स हैं, न्यूली मैरिड कपल्स, विलेज हेडमैन है, विलेज पंचायत है, गांव के लोग हैं, और साथ ही साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो लोग हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना स्टेक होल्डर है। तो आप चाहो तो इन स्टेक होल्डर्स के बेसिस पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, चाहो तो आप कुछ एथिकल मीनिंग्स की वजह से, जैसे कि आप समझो कि देखो पहला क्वेश्चन आता है कि आपकी मोरालिटी पे, कि आपने बेसिकली क्या डिसाइड किया है, क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई किया है। दूसरा आपका सोशल एप्टीट्यूड जो है कि आपको सब कुछ सोसाइटी के लिए भी मेंटेन करके चलना है। तीसरा कि आपका कंसाइंस क्या कहता है, और आप उस कंसाइंस को सुन के क्या एथिकली डिसाइड कर पाते हो। और चौथा ये कि कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ तो आपके अंदर भी होंगे, उन ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करके उस सिचुएशन को डील करते हो। तो इतना सब कुछ है आपके पास, इन दोनों ही मेथड से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप आंसर लिखना स्टार्ट करो। आंसर लिखना आपने सबसे पहले स्टार्ट किया कि बताया कि जो भी देखो विलेज हेडमैन है वो उसी मतलब उसी गांव का एक मुखिया है, और उसके पास ऐसे ही दो रोल होते हैं हमेशा प्ले करने को। पहला ये कि जो भी सोशल कस्टम है उस सोसाइटी का उसको अपहेल्ड करे, और साथ ही साथ ये इंश्योर करे कि जो भी कस्टम्स उस सोसाइटी में हैं वो उसके कंट्री के लॉ के अगेंस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसके चलते इसके बेसिस पे उसको दोनों ही काम साथ ही साथ करना है। तो वो क्या कह सकता है, सबसे पहले तो वो ये करे कि पंचायत मेंबर्स को बुलाए और सबको ये बात बताए कि देखो ऐसी ऐसी बातें हैं, अभी हमें इन बच्चों को सपोर्ट करना है। तो उनको सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस में लो, और उसके बाद एक फ़िक्स डेट डिसाइड करो कि हम जो है अब बाकी गांव वालों से भी इस दिन बात करेंगे पूरी असेंबली के अंदर। फिर आप ये बोल सकते हो कि जो भी मेंबर्स हैं वो उस डेट में सब के सब आएंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने अपने पार्ट को प्ले करेंगे, और सब लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे एक साथ, जिससे कि वॉयलेंस वाला सीन कभी क्रिएट ना हो। साथ ही साथ आप अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी सारी बातें बताना पसंद करोगे और बता दोगे कि भाई ऐसा है कि इस दिन हमारा ये सुनवाई होगी, और मैं चाहता हूँ कि कुछ पुलिस वुलिस का फोर्स अगर यहाँ पर लगा रहेगा तो ऐसे कम्युनल टेंशन्स की वजह से जो भी वॉयलेंसेस क्रिएट होते हैं वो सब कुछ बच जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी इंश्योर करोगे कि जो भी विलेज असेंबली है वो बहुत ही पीसफुल तरीके से हो, और इसमें कोई भी जो भी फाइनल डिसीजंस लिया जाए उसके बाद भी कोई भी वॉयलेंस क्रिएट ना हो। फिर आप ये कहोगे कि देखो कलेक्टर को तो मैंने बोल दिया है, साथ ही साथ कुछ जो एनजीओज़ हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कर दोगे कि देखो जो भी ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होते हैं, जो भी ऐसे मैरिज को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आप हमेशा ये बोल दोगे कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप भी आके अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार रहो। इसके बाद आप कपल्स को अगर आप ऐसा बोल देते हो कि भाई तुम गांव छोड़ के चले जाओ, यही एक इलाज है, और छोड़ो इन सब के पचड़े में नहीं पड़ना है, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप बढ़ावा दे रहे हो इन सब चीज़ों को कि सोसाइटी जो है वो ऐसे इंटरकास्ट मैरिज को और एक्सेप्ट कभी करेगी ही नहीं, और सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है कि अगर दो एडल्ट्स हैं
जो कि मैरिज एज के बाहर हैं, मतलब इलीगल तरीके से शादी नहीं कर रहे हैं, वो 2 एडल्ट्स हैं, तो अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार शादी करते हैं तो उनको इसका अधिकार दिया गया है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप उसके खिलाफ भी नहीं जा रहे हो। तो ऐसे सब करके आप पूरे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। इस तरीके से आपको केस स्टडीज़ के आंसर करने होते हैं। इनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। इनको अगर नहीं समझ में आता है आपको तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं आपको वहाँ पर, नहीं होता तो अगले वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को एक बार डील करूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट गाइस। अगले टाइम से हम अपना फुल सिलेबस वाला पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट। हैव अ नाइस डे।